गोरी बहन की शादी। विद्या बेटी, ये ले, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। ये बादामी रंग तेरे गोरे रंग पे खूब खिलेगा। और हाँ, अच्छे से मेकअप करना ताकि लड़के वाले तुझे देखें तो देखते ही रह जाए। ठीक है मेरी प्यारी माँ। तभी बाहर से कांच टूटने की आवाज आती है। मालती गुस्से में बौखलाकर बाहर आती है जहाँ कंचन पोछा लगा रही थी। मालती को देखते ही कंचन सहम सी गई। क्यों रे काली करमजली, आज मेरी बेटी के लिए कितना बड़ा दिन है। तूने जानबूझकर इस शुभ घड़ी में कांच तोड़ दिया। नहीं माँ, मैं तो पोछा लगा रही थी, गलती से गुलदस्ता गिर गया। कहते हुए कंचन कपकपाई जा रही थी क्योंकि उस दिन बड़ी ठंड थी। क्यों री, हाथों में जान नहीं है क्या? खाने को तो 10-10 रोटी एक बार में खा जाती है। अच्छे से पोछा लगा, फर्श एकदम चमकना चाहिए, और उसके बाद चाय समोसे नाश्ता भी बना देना। ये कहते हुए मालती जानबूझकर उस बेचारी के पैरों पर से चढ़कर चली जाती है, जिससे कड़ाके की ठंड के मौसम में उस बेचारी की चीख निकल जाती है। माँ, माँ मेरा हाथ। कंचन के साथ ऐसा जुल्म होता देखकर बिछौने पर लकवे में पड़े वासुदेव की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। थोड़ी देर में वसुंधरा अपने बेटे कार्तिक के साथ विद्या को देखने आती है। तभी कंचन चाय नाश्ता लेकर परोसती है। आंटी जी नाश्ता। मालती जी, ये लड़की कौन है? जी ये इस घर की नौकरानी है। ये सुनते ही कंचन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो लड़के वालों के बीच से जाने लगी। तभी विद्या ने कहा, कंचन जरा रुक। माँ जी, ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन कंचन है। विद्या के शब्दों में कंचन के लिए एक बड़ा मान था। बड़ा प्यार है दोनों बहनों के बीच। बहन, मुझे मेरे कार्तिक के लिए आपकी विद्या पसंद है। तभी कंचन को उसके काले रंग के लिए नीचे दिखाते हुए मालती ने इतरा कर कहा, पसंद तो आनी ही थी वसुंधरा जी। मेरी विद्या किसी होर से कम थोड़ी है। गोरी है, सुंदर है, कोई भी खोट नहीं है मेरी बच्ची में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्द ही बारात लेकर आएंगे। वसुंधरा के जाने के बाद मालती कंचन पर आग बबूला होकर बोली, क्यों री काली कलोटन, तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत मुंह पर घूंघट ओढ़ कर बाहर आने को। अगर तेरी वजह से आज मेरी कोरी बेटी का रिश्ता कट जाता तो तेरी तो शादी हो नहीं रही। कम से कम अपनी बहन का तो घर पास जाने दे। अपनी सौतेली माँ मालती का दिया गया ताना कांटों की तरह कंचन के मन पर जा लगा। माँ, क्या मिलता है तुम्हें इस बेचारी का दिल दुखाकर? तू चुप कर विद्या, भूल मत, ये तेरी सौतेली बहन है। ये कभी तेरी खुशियाँ नहीं चाहेगी बल्कि तेरा बुरा चाहेगी। एक दिन तू बड़ा पछताएगी विद्या। ये कहकर मालती वहां से चली गई और कंचन फूट फूट कर रो पड़ी। विद्या, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनी बहन की शादी तोड़वा दूंगी? विद्या ने कंचन के आंसू पोंछे और डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहा, मेरी बहन, माँ ने सिर्फ तेरा ऊपरी रंग देखा, आज तक तेरा प्यार भरा मन देखा ही नहीं। मगर तुम्हारी ये बहन है ना? भले ही विद्या और कंचन सौतेली बहन थी, मगर दोनों के बीच सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। हालांकि विद्या गोरी सुंदर थी और कंचन काली, मगर उसके बाल उतने ही लंबे काले। वसुदेव ने अपनी पहली पत्नी सुलोचना के मरने के बाद मालती से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों का ये पुनर्विवाह था। मालती अपनी बेटी विद्या को साथ लेकर आई। विद्या ने तो कंचन को अपनी बहन मान लिया था, मगर मालती कंचन के काले रंग की वजह से उसे बेटी न ही मान सकी और न ही अपना सकी। यह भेदभाव वसुदेव से देखा नहीं गया और वो सदमे में चले गए। हालांकि मालती ने कंचन को गरीब घर में ब्याहने के लिए बहुत से ऐसे रिश्ते देखे, मगर उसके काले रंग के चलते वो भी रिश्ते वाले उसे ठुकरा गए, क्योंकि कहते हैं ना, नियति का तय हुआ कोई नहीं टाल सका। जिसके बाद विद्या की शादी अमीर घर में तय हो गई और गुजरते दिन के साथ शादी की रस्में अब शुरू हो गईं। विद्या बेटी, देख, मैंने तेरी हल्दी और मेहंदी के लिए 2 लहंगे बनवाए हैं। सुंदर है? हाँ माँ, बहुत सुंदर है। पर माँ, कंचन के लिए लहंगा? कंचन का नाम सुनते ही मालती चिढ़ गई। अरे शादी तेरी है, उसकी थोड़ी होने वाली है। दुल्हन तू है और कंचन मेरी बहन। अरे देख, इस पीले वाले लहंगे में कितने अच्छे बेल बूटे हैं, और ये हरा वाला लहंगा मेहंदी के टाइम पर पहनना है। तेरी माँ ने कैमरे वाले को भी बुलाया है, और तू चिंता मत कर, उसे भी दे दूंगी मैं कपड़ा। थैंक यू माँ। मालती ने कंचन को देखते हुए उसे एक बड़ा पुराना सा सूट पहनने को दिया, जो कि कई जगह से फटा भी था। एरी कर लो,
ये ले, पहन लियो तू। बिना किसी शिकायत के कंचन ने उसे स्वीकार कर लिया और विद्या को हल्दी मेहंदी लगने लगी। पड़ोसनों ने गाना बजाना भी शुरू कर दिया। हल्दी लगाओ रे, तिल चढ़ाओ रे, बन्नू का गोरा बदन चमकाओ रे। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। अरे मालती, अब क्या विद्या को हल्दी में ही नहला देगी? और क्या, रज रज के हल्दी लगाऊंगी, तभी तो मेरी विद्या का गोरा रंग खिलेगा। सबने बारी बारी से विद्या को हल्दी लगाई, मगर कंचन एकदम पीछे खड़ी थी। कंचन, तू अपनी बहन को हल्दी नहीं लगाएगी? आना, दूर क्यों खड़ी है? तभी मालती ने कंचन को हल्दी लगाने से रोक दिया। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपने इन मनहूस काले हाथों से मेरी बेटी को हल्दी लगाए। कहीं मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो? इतना अच्छा घर द्वार मिला है। मालती के साथ सभी पड़ोसन भी कंचन पर ताना कसने लगी। ठीक कह रही है मालती। अरे ये तो है ही अभागिन, दुनिया में आते ही माँ को खा गई। वही तो, इसे तो इस शादी के शुभ रस्मों से भी दूर ही रखो, इसकी काली नजर न लग जाए। होने वाली दुल्हन को वैसे भी इतनी गोरी और सुंदर जो है। बस बहुत हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन का मुझे हल्दी लगाना मेरे लिए शुभ है। कंचन, मुझे हल्दी लगा। कंचन ने अपनी गोरी बहन को हल्दी मेहंदी लगाई, तभी कुछ हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। हे राम, ये तो अपशकुन है। दुल्हन की हल्दी इसे भी लग गई। कंचन उस हल्दी को धोने लगी, तभी रुक जा कंचन, कहने दे इन्हें जो कहना है। मेरे लिए ये शुभ शगुन है। मुझे तो डर है बहना, कहीं ये कल्लो अपनी बहन की शादी काट कर खुद ना दुल्हन बन जाए। ये सुनकर तो जैसे मालती के मन में डर बैठ गया। शादी का दिन भी आ गया। कंचन विद्या के लिए खुश भी थी और उदास भी। विद्या, आज तू अपनी सवागन बहन को छोड़कर ससुराल चली जाएगी और मैं इस घर में तेरे बिना अकेली रह जाऊंगी। तभी दुल्हन बनी विद्या अपने बालों में से थोड़ा गजरा निकालकर कंचन के बाल में लगा देती है। इस गजरे में तो मेरी बहन के लंबे काले बाल एकदम कह ढा रहे हैं। इतने में बारात आ जाती है। तभी मालती कंचन को अपने पास बुलाती है। माँ, आपने बुलाया? हाँ कंचन, तू अपनी बहन से कितना प्यार करती है? अचानक ये सवाल क्यों माँ? क्योंकि मैं जानती हूँ, जब से विद्या का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगा है तो उसे देखा नहीं जा रहा। इसीलिए तू ये रिश्ता काटना चाहती है ताकि तेरी ताल गल सके और तेरी कोरी बहन की जगह कार्तिक से तू शादी कर सके। ये सुनकर कंचन टूट सी गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सजी धजी है तू? शादी तो तेरी बहन की है। साबित कर दे कि तू मेरी विद्या का बुरा नहीं चाहती। और फिर कंचन ने वहां रखा गमला अपने पैरों पर गिरा लिया, जिससे कि ठंड के उस मौसम में वो तड़प गई। माँ, लो माँ, इस बदनसीब बहन ने साबित कर दिया। आप अगर चाहती हैं कि मैं विद्या की शादी में शामिल न हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी माँ। तभी दूर से आदर्श ने ये सब देखा। उधर विद्या कंचन को ढूंढने लगी। आदर्श ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही अपना फैसला सुनाया। वसुंधरा मामी, मैं कंचन का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विद्या कंचन के लिए बहुत खुश हुई। देखा माँ, जिसकी जोड़ी जब लगनी होती है ऊपर वाला उसे मिला ही देता है। देखो, मेरी बहन का खुशियों भरा भाग्य उसके सामने खड़ा है। मालती के मन में पछतावे का गुबार भरा था, जो आंसू बनकर बहने लगा। कंचन बेटी, अपनी माँ को माफ कर दे। मेरा ही मन मैला था, इसलिए विद्या के लिए तेरा प्यार कभी देख न सकी। बोल, तेरे लिए क्या करूं? बस इतना कर दो माँ कि आज अपनी इस बेटी को मायके की चुनरी उड़ाकर विदा कर दो। ये सुनकर सभी का दिल निकल आया, जिसके बाद कंचन का कन्यादान उसकी गोरी बहन के साथ उसी मंडप में हो गया और दोनों विदा हो गई। गरीब दर्जी बहू की घास की साड़ी और घर। देखो शालिनी, मैंने साड़ी की फॉल लगा दी है और मैंने सूट की अच्छे से तुरपाई भी कर दी है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरा दर्जी का काम कितनी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले ये सब कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बात है बाद में कर लेना। ये लो, जल्दी से नींबू पानी पी लो। बाजार में तो नींबू के भाव चांदी के भाव जितने चल रहे हैं, तो तुमने ये नींबू पानी कैसे बनाया? वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी, तो मैंने उनके घर के थोड़े बहुत काम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले मुझे ये नींबू दे दिए।
ये भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम गरीबों को गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अदिति की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। शालिनी इन सभी बहू में से सबसे बड़ी बहू थी जो दर्जी का काम करती थी। वहीं बाकी घर संभालने के साथ साथ शालिनी के दर्जी के काम में मदद भी किया करती थी। इन पांचों के पति सड़कों पर झाड़ू और मजदूरी करने का काम करते थे, जिससे ये मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। अरे वाह शीला, तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। वो तो अच्छा लगेगा ही ना, पूरे 1 लाख रुपए जो लगाए हैं घर के रेनोवेशन और पेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तुम पांचों को भी अपनी ये बाबा आदम के जमाने की गुफा को रेनोवेट करवाना चाहिए। न जाने इतनी गर्मी में तुम लोग इस गुफा जैसे घर में कैसे रहते हो। खिड़की दरवाजे तो ऐसे हैं कि अगर किसी का हाथ लग गया तो वहीं टूटकर गिर जाएंगे। पांचों बहू की घर की बेइज्जती करके घमंड दिखाते हुए शीला अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर की इतनी बेइज्जती होता देख पांचों बहुओं को ही काफी दुख होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि धरती लोक पर नहीं बल्कि सूर्य ग्रह पर पहुंच गया हूँ। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में गुफा में सोओगे तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी। क्या गुफा? और नहीं तो क्या, ये गुफा क्या आप लोगों को घर दिखाई देती है। शादी को इतना समय हो गया है लेकिन हम एक ढंग के किराए के मकान में भी नहीं रह सके। कभी कभी तो लगता है इस गुफा जैसे घर को छोड़कर जंगलों में चले जाऊं और वहीं रहूं। याशिका की बातें सुन सभी लोगों को इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी देखते हुए वो कुछ नहीं कहते और ऐसी गरीबी में उनके दिन बीतने लगते हैं। अमृता, अगर तुम न होती तो इतनी गर्मी में हमें ये ठंडा पानी पीना भी नसीब नहीं होता। जमीन ठंडी रहती है ना, इसलिए मैंने पानी के मटके रखना शुरू कर दिया था ताकि कड़ी से कड़ी गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल सके। कल रात थोड़ी बहुत चैन की नींद नसीब हुई थी। वैसे ये कपड़ा गीला कर ओढ़ कर सोने का आइडिया सच में कमाल का निकला। अब तो मैं रोज ऐसे ही सोऊंगी। पांचों बहुएं हमेशा अपने ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ से गर्मी से थोड़ा बहुत बैक लिया करती थी। शालिनी देखो ना, मेरी साड़ी फिर से फट गई, इसे सिल दो। कितनी बार एक ही साड़ी को बार बार सिलकर पहनेंगे। जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक एक भी साड़ी नहीं पहनी है। वही 2-3 साड़ियों को सिल कर ही पहन रहे हैं। अदिति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से साड़ी वाले की आवाज आती है, जिसे सुन पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आती हैं। अरे भाई साहब, ये नीली वाली साड़ी दिखाइए। अरे बहन जी, आप लोग वहाँ क्यों खड़ी हैं? देखिए मेरे पास एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं, बनारसी, सूती, लखनवी, जरी वाली। बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? अरे भाई साहब जी, आप किन से साड़ी लेने के लिए पूछ रहे हैं जो एक ही फटी हुई साड़ी को सिल कर पहनती है? इनकी एक सूती की साड़ी लेने की तो औकात नहीं है। ये क्या ही महंगी साड़ियाँ लेंगे। अपनी पड़ोसन मोना और अलीशा को अपनी इतनी बेइज्जती करता देख पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा घर के अंदर चली जाती हैं। पांचों बहुएं इस गर्मी और गरीबी से परेशान हो चुकी थीं। पांचों बहुएं आंगन में बैठ एक दिन झाड़ू बर्तन कपड़े कर रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। लगता है बहुत जोरों से तूफान आने वाला है। चलो जल्दी घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी तेज आंधी की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है और साथ ही साथ उनके घर की दीवारें भी टूटकर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये तूफान गांव में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में आया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अपने घर के टूट जाने की वजह से पांचों बहुएं बहुत रोती हैं। शाम होते ही इन सब के पति घर आते हैं और ये सब नजारा देख उन्हें भी काफी दुख होता है, जिसके बाद अब वो सभी सिर छुपाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रात वहीं गुजार लेते हैं। जहाँ ये सभी लोग रहते थे वहां पर एक बड़ी सी नदी भी बनी हुई थी जो तूफान की वजह से काफी गंदी हो गई थी, जिसे देख पांचों उस नदी की सफाई करते हैं और ऐसे ही उनके कई दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो मन करता है इसी नदी के अंदर कूदकर जान दे दूं। कम से कम इन चीजों से छुटकारा तो मिलेगा। अमृता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी का तो नाम ही संघर्ष है। हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। शालिनी की बात सुन नदी किनारे बैठी सभी बहुओं की आंखों में आंसू आते हैं। तभी उनके आंसू नदी के अंदर जा गिरते हैं। उनके आंसू जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तो नदी के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते उनके सामने नदी की रानी बाहर आती है। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी है और मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम पांचों ने मेरी नदी को साफ किया, यहाँ आसपास सफाई रखी और आज तुम लोग बैठकर ऐसे रो रहे हो। बताओ तुम लोग क्यों रो रहे हो?
उस रानी की बात सुन सारी बहुएं उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुन वो रानी पांचों बहू को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है। उस नदी के अंदर की जमीन, मछली घर सब कुछ घास का बना हुआ था। ये सब देख पांचों बहुएं बहुत हैरान होती हैं। ये सब हकीकत है या कोई सपना? ये सपना नहीं, हकीकत है। ये घास जादुई घास है जिसकी मदद से तुम लोग कुछ भी बना सकते हो, और वो चीज बिल्कुल असली चीज की तरह ही काम करेगी। तुम लोग चाहो तो यहाँ से ढेर सारी जादुई घास ले जा सकते हो। नदी की रानी, आपका बहुत बहुत। पांचों बहुएं उस जादुई नदी के अंदर से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती हैं और सबसे पहले उन जादुई घास से अपना घर बनाने लगती हैं। क्या इस घास से हम लोगों का घर बन पाएगा? ये मामूली नहीं, जादुई घास है। नदी की रानी ने कहा था कि इस घास से बनी हुई सभी चीज असली चीजों की तरह ही काम करती है। क्या पता ये घास का घर भी हमारा असली घर हो। पांचों बहुएं कुछ घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा सा घास का घर तैयार कर देती हैं, जिसमें वो पांचों अलग अलग कमरे भी बनाती हैं। साथ ही साथ वो बाथरूम और रसोई घर भी बनाती हैं, जिसमें घास का चूल्हा, घास के बर्तन और कमरों में घास का पलंग, कुर्सी। जादुई घास होने की वजह से सारी चीज असली चीजों की तरह बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग अपने घर के अंदर खड़े हैं, वो भी एक ऐसा घर जो असली घर से भी ज्यादा मजबूत और अच्छा हो। अब तो हम यहाँ आराम से रहेंगे। जादुई घास होने की वजह से हमारा ये घास का घर भी कितना ठंडा है। अब तो यहाँ हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ आराम से घर में रहती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सच में अब तो हद हो गई है। मन कर रहा है ये बची कुची साड़ी ले जाकर फेंक दूं। क्या हुआ अदिति, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो खुशी के मारे नाचूं। उस दिन तुमसे साड़ी सिलवाई थी, देखो आज फिर से ये साड़ी फट गई। अदिति की बात सुन शालिनी के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद शालिनी दोबारा उस जादुई नदी के अंदर जाती है और वहां से ढेर सारी जादुई घास लेकर आती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ घंटे के अंदर ही घास की बनी हुई 5 साड़ियां तैयार कर देती है। साड़ियों के बॉर्डर पर वो तरह तरह के फूल भी लगाती है, जिसके बाद अब जैसे ही पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनती हैं, इस घास की साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैंने रुई की साड़ी पहन रखी हो। अब इन घास की साड़ियों में हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम आराम से रहेंगे। पांचों बहुएं उस घास की साड़ियों को पहनकर काफी खुश होती हैं। जिस तूफान से इन पांचों का घर टूटा था, उस तूफान में गांव में और भी कई लोग थे जो बेघर हो गए थे। ये सब देख पांचों बहुएं उन लोगों के लिए जादुई घास से घर बनाती हैं। अरे आप लोग तो गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह से धुएं में परेशान देखकर जोया आकर कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ घर लौट आता है। उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। उफ, अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए बोली, क्या सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं? मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक।
असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं। बचपन की दुर्घटना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गए, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न हो, इसलिए दोनों ने खुद की अपनी औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तेल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट काट कर खाने लगता है। अपनी गरीब चाचा चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है, वो रो पड़ती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इस सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के गरीब चाचा चाची को उसे जितना प्यार था उतना ही स्नेह उसे भी था। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है, हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला मरियम, कुछ तो कर लूंगा। लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशी और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपकी अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना, मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा चलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए।
बेगम अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाईजान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा, इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतर कर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगा कर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची, में कृति नाम की लड़की रहती थी। कृति गांव की ही एक कोठी में रहती थी, जहां कृति के बाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की लत ने उसके पूरे परिवार और दौलत को बर्बाद कर दिया। कृति के परिवार में कोई नहीं था। असल में कृति के पापा ने एक बार जुआ खेलते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो हार गए। जुए में हारने पर दौलत तो गई ही गई, साथ ही साथ कृति की माँ ने भी तंग आकर जहर खा लिया। कृति की माँ के बाद उसके पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए और ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की इस जुए की आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ कृति। उस बेचारी का क्या दोष था? अब ना ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था और ना कोई रोटी देने वाला। पेट पालने के लिए मजबूरन कृति गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। कृति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी उसका मालिक उसे बुरी नजरों से देखता था। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कृति ये सब भी झेल लेती थी। कृति रोज सुबह सुबह गांव के मंदिर में जाती और अपनी दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है?
क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? कृति की आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कृति ने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो, ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा, तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई, तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब, वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक, दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस न हुआ और वहीं खड़ा रहा। मालिक, दरवाजे से हटिए। ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक तुरंत कृति पर लपका। डरी सहमी कृति तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी एक कोने में कृति को डंडा पड़ा हुआ दिखा और वो उसके पीछे दौड़ी। अब की बार कृति का मालिक जैसे ही उसे पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को उठाकर उस मालिक के सर पर दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग गई। फूट फूट कर रोती कृति बिना रुके भागती जा रही थी। भागते भागते रात में कृति उस मंदिर पहुंची जहां वह रोज सुबह जाती थी। मंदिर में पहुंचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आस पास देखा तो पाया
कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुँचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकालकर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए, ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली, बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगी।